नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम साउल यानी साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग में। आज हम बात करेंगे अपने कार्यक्रम में हार्ट प्रॉब्लम्स के बारे में, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हार्ट केयर एंड लाइफस्टाइल एक्सपर्ट डॉक्टर बिमल छाजेर। उनसे पूरी जानकारी लेते हैं हार्ट प्रॉब्लम्स के बारे में। डॉक्टर बिमल, वेलकम टू द शो। थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल कि हमारे इंडिया में भी आजकल हार्ट प्रॉब्लम्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं और देखने को भी मिल रहा है कि जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसका कारण है हार्ट की बीमारी के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। उसका जो कारण है मेन वो है कोलेस्टेरॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। ये दो तरह की चर्बी होती है जो हार्ट के अंदर डिपॉजिट हो जाती है और आम आदमी को ये पता ही नहीं चल रहा है कि ये सब है कौन सी चीज़। तो ये इसके संग उनका खाना पीना गलत हो रहा है, उसके संग वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उसके साथ मोटापा है, उसके संग सिगरेट है। इस तरह के लाइफस्टाइल चेंजेस रहने की वजह से उनकी ब्लॉकेज बढ़ रही है। और कॉन्स्पिक्यूअसली हमारे जो मेडिकल साइंस के डॉक्टर्स हैं वो इसको बता नहीं रहे हैं कि करना क्या चाहिए। हार्ट के हॉस्पिटल वाले को बताना चाहिए हार्ट के पेशेंट्स को कि आपकी ब्लॉकेज किस लिए हो रही है, क्यों आप हार्ट की बीमारी बने, कि वो बीमारी को रोक सकें। ये हमारी मेन प्रॉब्लम है आज की। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बोला डॉक्टर साहब कि लोग जान ही नहीं पाते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरीके के एक सिम्टम इसके होते हैं कि एक पेशेंट जान सके? देखिए, एक बार बताऊं, हार्ट की बीमारी का मतलब एक बार समझते हैं कि हार्ट के खुद के सप्लाई के लिए 3 ट्यूबें हार्ट को मिलती हैं। वो ट्यूबें होती है, बच्चे पेंसिल से लिखते होते हैं, पतले पतले ट्यूब होते हैं और इन ट्यूब्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल और चर्बी की लेयर जमते रहती है। तो धीरे धीरे हार्ट की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। और ये ब्लॉकेज जब शुरुआत होती है तो 1% से होती है, 2, 4, 5, 10, 20, 50, जब तक ये 70-80% ब्लॉकेज ना हो जाए, जब तक तो पेशेंट को पता ही नहीं चलता है। और उसके बाद पेशेंट को पता चलता है कब, जब वो दौड़े, जब हमारी हार्ट को जब हम दौड़वाएं, हम जब खुद दौड़े, हार्ट जब वो स्पीड में जाए तो हार्ट को ज़रूरत है 30% ब्लड सप्लाई का। और जब हार्ट चलता रहे, हम लोग चलते रहे, हार्ट भी उस स्पीड में ही चले तो उसको 20% ज़रूरत है, और बैठा रहे तो 10 ज़रूरत है। तो जब तक ये पेशेंट को दौड़ने में या चलने में दिक्कत नहीं होती है तब तक तो पेशेंट हमारे पास आता नहीं है। और जब वो आता है कि डॉक्टर साहब मुझे चलने में छाती में दर्द होता है लेफ़्ट साइड में, तो हम लोग समझ जाते हैं 80 ब्लॉकेज तो हो ही गया है। क्योंकि 80 ब्लॉकेज हुए बगैर हार्ट का पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। वो बोलता है डॉक्टर साहब मैं तो ठीक हूँ, पर जिस दिन उसको तकलीफ हो गई, इस तकलीफ को हमारे भाषा में बोलते हैं एंजाइना। एंजाइना का मतलब क्या है? पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब मैं जब चलता हूँ तो मेरे को छाती में भारीपन या दर्द होती है, प्रेशर होती है, और कभी कभी ये बोलते हैं हाथ में चली जाती है पेन। और अगर ये सब सिम्टम्स हो, उसके संग कोई को ब्रेथलेसनेस हो या चोकिंग हो या लग रहा है छाती में कोई धड़कन तेज हो रही है, तो ये सब हार्ट की बीमारी के लक्षण है, इसको एंजाइना बोल सकते हैं। और अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स हो तो हम लोग ये समझ जाते हैं कि ब्लॉकेज 70-80 के ऊपर हो चुकी है, यही 3 ट्यूब के अंदर। और ये ब्लॉकेज जब और बढ़ेगी तो दिक्कतें और बढ़ेगी। यूजुअली हमारे पास वो लोग नहीं आते हैं जो 70 से नीचे ब्लॉकेज वाले, क्योंकि उनको कोई तकलीफ ही नहीं होती है। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बोला कि 70% या 80% के बाद ही आपके पास पेशेंट पहुंचता है, तो क्या ऐसा कोई भी सिम्टम नहीं है जिससे कि अर्ली डिटेक्शन हो सके? बिकॉज 80% के बाद तो कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल होनी शुरू हो जाती है। देखिए, अर्ली डिटेक्शन मतलब हमारी जब ब्लॉकेज 70 के ऊपर हो तब तक तो हम पता कर ही सकते हैं दौड़ने में, चलने में। आगे के ज़माने में एक टेस्ट होता था जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडमिल टेस्ट, TMT, जिसमें पेशेंट को हम लोग ECG लगा के पहले धीरे चलाते थे, फिर स्पीड से चलाते थे, दौड़ाते थे। अगर दौड़ने में दिक्कत आ गई तो 70 के ऊपर ब्लॉकेज मान लेते थे। पर अब उसके नीचे ब्लॉकेज अगर पता करना है तो 2 टेस्ट होती है। एक उनमें से हम रेकमेंड नहीं करते हैं, जिसका नाम है एंजियोग्राफी, कोरोनरी एंजियोग्राफी, क्योंकि इसमें कुछ खतरा होता है। इसमें एक तार घुसाई जाती है बॉडी के अंदर, वो 1 मीटर तार बॉडी के अंदर वो इंसर्ट करना होता है और उसमें पूरे बॉडी को स्क्रैच करता है और वो उसमें डेथ के भी चांस होते हैं। डॉक्टर लिखवा लेते हैं कि आपकी जान चली जाए, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, पर ये टेस्ट हम नहीं चाहते हैं। इससे हम लोग अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। और इनफैक्ट कोई भी आदमी जिसको कोई तकलीफ नहीं है वो अर्ली डिटेक्शन के लिए तार घुसाने वाली टेस्ट तो कराएगा नहीं।
और लकीली अब एक ऐसी टेस्ट आ गई है जिसका नाम है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। उसमें कुछ करना नहीं होता है, आप एक टेबल पे लेट जाइए और टेबल अंदर घुस जाएगी मशीन के, और वहाँ कैमरा घूमता जाएगा और आपको बता देगा कितनी कितनी ब्लॉकेज है, और 1 मिनट का टेस्ट है। पहले ये मशीनें थोड़ी कम पावर की होती थी, 64 स्लाइस या 32 स्लाइस, अब 128 स्लाइस की आ गई है, डुअल स्कैन आ गई है, और ये स्कैन से 1 मिनट में पता चल सकता है आपकी ब्लॉकेज कितनी है। तो आजकल मैं लोगों को बोलता हूँ कि देखो एंजियोग्राफी तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये बॉडी को काटने वाली चीज़ है, बॉडी को चीड़फाड़ करने वाली चीज़ है। तो बिना एंजियोग्राफी के अगर आपकी ब्लॉकेज पता चल जाए, अनफॉर्चुनेटली ये टेस्ट बहुत सस्ता भी है, 7-8-10 हज़ार में ये टेस्ट हो जाती है, और 2 मिनट में पता चल जाता है कौन से ट्यूब में कितनी ब्लॉकेज है। और ये टेस्ट आजकल धीरे धीरे ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहा है। जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, अगर पेशेंट आपके पास हार्ट प्रॉब्लम के साथ है, जिसको कि आपके अकॉर्डिंगली 70 या 80% ब्लॉकेज है, तो उसके लिए क्या क्या टेस्ट अवेलेबल हैं? देखिए, टेस्ट तो पहले हम लोग ये देखना चाहते हैं कि ब्लॉकेज है कि नहीं है। उसके लिए हम अगर सीटी एंजियोग्राफी करना हो तो कर लेते हैं, पर बहुत सारे पेशेंट उससे पहले ही हार्ट के कोई हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और वहाँ पे वो एंजियोग्राफी कर लेता है। एंजियोग्राफी करके वो डराते हैं कि भाई आपको ऑपरेशन करना होगा। पेशेंट जो ऑपरेशन नहीं करना चाहता है वो फिर वो निकल के आता है, तो उनके पास ज़्यादातर लोगों के पास एंजियोग्राफी की रिपोर्ट होती है, उससे हमारा काम निकाल लेते हैं हम लोग। पर अगर कोई आ जाए जिसको अभी तक एंजियोग्राफी भी नहीं हुई है और उसको डाउट है हार्ट की बीमारी है कि नहीं है, तो हम लोग सीटी एंजियोग्राफी करा के देख लेते हैं, सीटी कोरोनरी स्कैन बोलते हैं इसको। इससे हम लोग को पता चल जाता है ब्लॉकेज कितना है। फिर हम देखना चाहते हैं उनके खून में कोलेस्ट्रॉल कितना है, ट्राइग्लिसराइड कितना है, उनको डायबिटीज़ तो नहीं है, उनको ब्लड प्रेशर तो नहीं है। इसके लिए उनकी पूरी हम लोग चेकअप करवाते हैं, उनका ब्लड चेक होता है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, ट्राइग्लिसराइड कितना है, ये ब्लड चेक है। और उसके बाद उनकी एक ईसीजी या टीएमटी भी किया जा सकता है, पर आजकल इन दोनों की उतनी वैल्यू नहीं है जितनी सीटी एंजियोग्राफी की वैल्यू है। और उसके बाद अगर उनको पहले हार्ट अटैक हो चुका है तो हमको इको कार्डियोग्राफी करवा लेते हैं। और ये टेस्ट मैं इसलिए कराता हूँ, इसमें कोई बॉडी को काटने वाली चीज़ नहीं है, बॉडी को बिना चीड़ फाड़ के उनको ठीक किया जा सकता है, तो इसलिए मैं उसमें कोई दिक्कत नहीं समझता हूँ। पर ये सारे टेस्ट हो जाए तो हम लोग को क्लियरली पता चल जाता है कि पेशेंट किस स्टेज में है, कितनी उसकी एडवांस बीमारी हो गई है, और उसके बाद उनको हम दवाई से उसको सेटल करते हैं, और उसके बाद उनका खान पीन रहन सहन बदल के फिर उनका इलाज शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, एक और सवाल यहाँ पर कि हार्ट प्रॉब्लम्स होने के चांसेस किन लोगों में ज़्यादा होते हैं? देखिए, उनमें होती है जिनका खाना पीना बहुत गलत रहता है, जो चर्बी बहुत ज़्यादा खाते हैं। चर्बी मतलब घी, तेल, मक्खन, और कुछ दूध ज़्यादा पीते हैं, और उनको जो कि मीट खाने की आदत होते हैं। बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जो कि वेजिटेरियंस है, उनके लिए तो दूध और घी, मक्खन, तेल है, और कुछ नॉन वेजिटेरियंस है, उनको तो ऐसे ही हार्ट की बीमारी होगी क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। प्लस ये देखा जाता है कुछ लोग जो सिगरेट ज़्यादा पीते हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ओवरवेट होते हैं, और कुछ जेनेटिक केसेस भी होते हैं जहाँ पे उनकी लीवर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बहुत परिमाण में बनाती है। मतलब उनके अगर वो खाना नहीं भी गलत खाएं फिर भी उनकी कोलेस्ट्रॉल हाई होती है, ट्राइग्लिसराइड हाई होती है। मैं हाई के लिए एक बार बता दूं, कोलेस्ट्रॉल की लेवल हमारे ब्लड में 130 बेस्ट होता है। अगर हाई हम देखें तो 150 के ऊपर तो हम हाई मानते हैं, 150 के ऊपर है तो आपकी ब्लॉकेज बढ़ती जा रही है। तो ये सब हम लोग अगर जांच देखें तो हमें पता चल जाता है ये आदमी को हार्ट की बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। मोटे जो लोग होते हैं या जिनको बहुत ज़्यादा तनाव होता है, ये सब लोगों को हार्ट की बीमारी बहुत जल्दी होती है। डॉक्टर साहब, हार्ट प्रॉब्लम के बारे में ही जानना चाहूँगी आपसे कि जो साउल थ्योरी है हार्ट केयर के बारे में, ये साउल थ्योरी क्या कहती है? देखिए, साउल का मतलब है साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग। मतलब क्या है, हमने मेडिकल साइंस और आर्ट को जोड़ दिया दोनों को। मतलब मेडिकल साइंस से जो अच्छी अच्छी चीज़ें वो ले ली है, और आर्ट ऑफ लिविंग से अच्छा चीज़ें वो ले लिया है। साइंस से हमने लिया मेडिकल दवाइयाँ, क्योंकि वो बॉडी को डिस्टर्ब नहीं करती है। साइंस से हमने लिया मेडिकल साइंस के सारे मेडिकल टेस्ट जिसमें काटने वटने की चक्कर नहीं है। हमने खाली साइंस से निकाल क्या दिया मालूम है, हमने इनसे निकाल दिया बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी, क्योंकि ये तीनों नेचर को डिस्टर्ब करता है और ये तीनों हम नहीं चाहते हैं। क्योंकि मेरे को लगता है साइंस में ये मोटिवेटेड होकर डॉक्टर्स इन तीनों को ज़्यादा इस्तेमाल करने लग गए। जो असली बीमारी का साइंस बता रहा है कि कारण क्या है, उसको अगर हटा लिया जाए तो ये बीमारी ही ना हो, और हो भी जाए तो बीमारी को हम रिवर्स कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है
कि ये जो साइंस में ये जो 3 प्रचलन चल गई है, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, इन तीनों का ना होना हमारे लिए ठीक है, इसलिए हमने सावल में इन 3 को निकाल दिया है। और बाकी मेडिकल साइंस की सारी जानकारियाँ, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, ये आम लोगों तक पहुंचाना हमारा काम है। और उसके संग हमने आर्ट ऑफ लिविंग जोड़ दिया है। आर्ट ऑफ लिविंग समझ लीजिए, ये वो श्री श्री रविशंकर जी वाला आर्ट ऑफ लिविंग नहीं है। आर्ट ऑफ लिविंग मीन्स कैसे लाइफ को जीना चाहिए। उसमें हम लोग बोलते हैं जीरो ऑयल का कुकिंग करो, उसमें हम बोलते हैं योग करो, मेडिटेशन करो, उसमें हम बोलते हैं तनाव को कम कैसे करना चाहिए, उसका पूरा कंसेप्ट समझो। अगर एक आदमी ये सारे कंसेप्ट को प्रॉपरली समझ ले तो मैं समझता हूँ उनको हार्ट की बीमारी को हम लोग रोकने में और रिवर्स करने में बहुत मदद करेगा। इसलिए हमने सावल में मैं जब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से रिज़ाइन किया था और सावल को शुरू किया था 1995 में, तो हमने यही मकसद रखा था कि हम बॉडी को काटे बगैर ट्रीटमेंट करेंगे। और आजकल कुछ लास्ट 4-5 साल में नए और ट्रीटमेंट्स आ गए। मैंने देखा ऐसा नहीं है कि खाली बॉडी को काटने वाले ही ऑपरेशन करना ही हार्ट का ट्रीटमेंट है। उसमें आयुर्वेदा फ़ायदा कर सकता है, होम्योपैथी फ़ायदा कर सकता है, उसमें एलोपैथी की और टेक्निक्स आ गए जिसमें बॉडी को काटना नहीं होता है, जैसे कि नेचुरल बाईपास है, जैसे कि बायोकेमिकल क्लीनिंग है, जैसे मायो क्योर करके एक आयुर्वेदिक दवाई है। तो मैं समझता हूँ ये हर तरह की हमारे पास पद्धति है जो हार्ट के लिए ठीक है। खाली बॉडी को काटना उठना हमें पसंद नहीं है। जी, आपने यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट व्यूज़ दिया है, बिकॉज मोस्टली इंडियंस जो कि यही जानते हैं कि अगर हार्ट का प्रॉब्लम हुआ है तो एंजियोग्राफी करवानी पड़ेगी, एंजियोप्लास्टी, या फिर हमें सीधा बाईपास सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा, जबकि आपने बोला कि ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये एक्चुअली मैं बताऊँ, ये बहुत सालों से डॉक्टर लोगों ने, कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट के हॉस्पिटल लोगों ने एक पूरा कंसेप्ट को ही बदल दिया। जैसे कि बीमारी का असली कारण को ही हटा दिया उन्होंने। बोला कारण को हटाने की कोई जरूरत नहीं है और लोगों के अंदर घुसाओ कि हार्ट की बीमारी हो जाए, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। तो लोगों को ये हो गया कि खाना पीना का कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं और अपना हार्ट का बीमारी हो गया, ऑपरेशन कराओ, फिर मस्ती करते रहो, खाते पीते रहो। मतलब ये हो क्या रहा है कि इनडायरेक्टली ये हार्ट के हॉस्पिटल को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, पेशेंट को तो नुकसान होना ही है। तो ये जो पूरा मेडिकल साइंस का मैं समझता हूँ हाईजैक सा हो गया है कि कार्डियोलॉजिस्ट लोगों ने पूरा सिस्टम को ही बदल दिया अपने फायदे को सूट करते हुए। तो मेरे को लग रहा है आज जो लोगों के अंदर एक धारणा पैदा हो गया कि बाईपास एंजियोप्लास्टी ही ट्रीटमेंट है, ये सरासर गलत है और ये हॉस्पिटल वालों ने ऐसा बंदोबस्त कर दिया है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। थोड़े साल पहले मैं एक कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की मीटिंग में गया था। आप समझ लीजिए कोई 2500 हार्ट के हॉस्पिटल के डॉक्टर आए हुए हो जो कार्डियोलॉजिस्ट है। अच्छा, उसमें डिस्कशन क्या हो रहा है, आज हार्ट के पेशेंट्स के 99% जो केसेस होते हैं वो लोग होते हैं जिनको अभी तक कुछ ऑपरेशन नहीं हुई है और 1% होते हैं जो ऑपरेशन के लिए जाते हैं, जो कि नंबर के हिसाब से तो बहुत हो जाता है, लाखों लोग हार्ट के ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं। पर कार्डियोलॉजिस्ट पूरे के पूरे सारे डिस्कशन में 99% बाईपास एंजियोप्लास्टी डिस्कस करते हैं और ये जो खान पीन रहन सहन है उसके बारे में 1% डिस्कशन है। मतलब वो लोग बोलते हैं 99% तो हमारे हार्ट में आ जाए, ऑपरेशन में आ जाए, और बाकी 1% से क्या नुकसान होता है। तो ये पूरा पिछले 10, 15, 20 सालों में पूरे लोगों के दिमाग के अंदर उन्होंने चेंज कर दिया है और इनफैक्ट एजुकेशन का हो गया हिसाब ज़ीरो। तो ये गलत बात हो रहा है और मेरे को लगता है हार्ट के पेशेंट्स को एजुकेट करना, उनको समझाना, ये हमारे सावल की मकसद है कि हार्ट के पेशेंट को सारी चीज़ें बताओ और उनको समझाओ कि तुम ये करोगे तो बीमारी बढ़ेगी नहीं और बीमारी रिवर्स हो जाएगी। चलिए, बिल्कुल काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपने दी है कि बीमारी बढ़ेगी नहीं और रिवर्स हो जाएगी। इसके बारे में बिल्कुल आपसे बातचीत करूँगी, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए डॉक्टर साहब रुकते हैं अभी। जी दर्शकों, आज हम डॉक्टर बिमल से लगातार बातचीत कर रहे हैं हार्ट प्रॉब्लम्स के बारे में, जिन्होंने हमें बताया कि हमें बाईपास सर्जरी करानी या एंजियोप्लास्टी करानी ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये जानना ज़रूरी है कि किस वजह से हमें हार्ट प्रॉब्लम हुई है, जिसको कि बिना सर्जरी के भी दूर किया जा सकता है। किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द हाजिर होते हैं साउल में।